नमस्कार, शख्सियत देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। हर बार की तरह आज भी शख्सियत में हमारे साथ एक बेहद खास शख्स मौजूद हैं जिन्होंने समाज सेवा में लगातार कार्य तो किए ही हैं, लेकिन लगातार लोगों की और जनसेवा में आज भी नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। बूंदी जिले से भाजपा नेता अक्षय हाडा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शख्सियत में। और आप खास हैं क्योंकि शख्सियत में वही लोग आते हैं जो खास होते हैं, और वो शख्सियत जिन्होंने समाज सेवा में नए कार्य किए हैं या फिर समाज को एक नई राह दिखाई है। लेकिन बात हम जब बूंदी जिले की करते हैं अक्षय जी, तो बूंदी जिला अलग है। आप लगातार प्रतिनिधित्व करते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं जिले को साथ लेकर लोगों को, लेकिन कार्यस्थली को चुनने से पहले 200 विधानसभाएं छोड़कर राजस्थान की अगर बूंदी जिले को चुना तो क्या सबसे पहले मन में आया? कोई जुड़ाव रहा? जुड़ाव तो पूर्वजों का रहा है, और उसके साथ साथ जो भी मनुष्य अपनी कर्मस्थली चुनता है तो वो ये बात ध्यान में रख करके चुनता है कि यहाँ पे कार्य करने में कितने चैलेंजेस हैं, क्या कार्य क्षेत्र रहेगा, किस तरह से विकास की गति आ सकती है। बहुत सारी शहरी सीटों को अगर अपन छोड़ दे तो ग्रामीण सीटों के अंदर अभी भी मुझे लगता है विकास को बहुत आगे तक ले जाने की आवश्यकता है। बेसिक जो आधारभूत ढांचा है या आधारभूत सुविधाएं हैं, शहरों में लोग अलग तरह की बातें करते हैं। शहरों में कई लोग कहते हैं कि वाईफाई भी होना चाहिए, कई लोग कुछ अलग तरह की बातें करते हैं। लेकिन गांव में अभी भी बूंदी जैसे शहर में, मैं उसको गांव तो नहीं कहूँगा, सबसे पुराना ज़िला है राजस्थान का, लेकिन वहाँ पे आज भी बेसिक बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, पानी, ये तीन ही नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। इसके लिए वहाँ की जो लोगों की रोष है, लोगों में विचार है कि जयपुर तो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन वो कोटा को देखते हैं, आजकल बगल में हिंडौली को देखते हैं, तो बोलते हैं कि बूंदी का जो हक है वो कोटा और हिंडौली में चला जाता है। ऐसे में मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊंगा कि बूंदी शहर जो है, उस शहर में लगभग 900 मीटर के अंदर अंदर एसपी निवास है, कलेक्टर निवास है, सर्किट हाउस है और कलेक्ट्रेट है। ये सिर्फ 900 मीटर के अंदर अंदर है। और इस 900 मीटर के अंदर भी प्रॉपरली पेव्ड रोड्स नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर जो एक वे होता है कि फुटपाथ हो, वो नहीं है। ब्यूटिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है। आज अगर उस 900 मीटर के दायरे में भी विकास नहीं है, जहाँ पे एसपी रेजिडेंस है, कलेक्टर रेजिडेंस है, सर्किट हाउस है और कलेक्ट्रेट है, तो बाकी बूंदी शहर की या बाकी बूंदी में पड़ने वाले गाँवों के, बूंदी के अंदर 310 बूथ हैं और उन 310 बूथों के विभिन्न गांव हैं। उन गांवों में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सड़कें हैं या नहीं है वाली बात नहीं है, सड़कें दिखती ही नहीं है। ये 21वीं सदी के हाल, 21वीं सदी का ये हाल है। अभी बहुत सारी चीज़ें किसानों के लिए सरकार ने वादे किए थे और सरकार उस वादों के ऊपर चुन करके भी आई, किसानों ने उनको पूरा समर्थन दिया। लेकिन पिछले गत वर्षों में बूंदी जिला जो है वो राइस के उत्पादन के लिए सैला 1121 लॉन्ग ग्रेन, आपको लगता है बूंदी जिला उपेक्षा का शिकार एक तरीके से रहा है अब तक? बिल्कुल, ना केवल उपेक्षा का शिकार रहा है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बूंदी जिले का जो हक था या बूंदी शहर का जो हक था, वो बूंदी शहर का हक छीन करके दूसरी जगह दे दिया जाता है। कोटा चला जाता है, हिंडौली चला जाता है, लेकिन बूंदी को नहीं मिलता। आप कोटा का विकास कीजिए, उससे बूंदी वालों को कोई आपत्ति नहीं है। आप हिंडौली का विकास कीजिए, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ का हक छीन करके वहाँ ले जाना, ये गलत है। और इसी बात से लोगों में भी रोष है, इसी बात से लोगों को ये लगता है कि बिल्कुल हमारी अपेक्षा की जा रही है, हमारी अनसुनी हो रही है, हमारे को जो चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा है, बल्कि जो हमको दिया जा रहा है वो भी हमसे छीन लिया जा रहा है। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि लगातार आप कार्य कर रहे हैं और क्षेत्र में लगातार आप निकलते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, तो जितनी भी परेशानियां हैं उससे आप रूबरू होते होंगे, वो आपको बताते होंगे। लेकिन जुड़ा आपका, आप कह रहे हैं क्योंकि पृष्ठभूमि भी हमेशा से रही है, लोगों की समस्याओं को आपने देखा, कब से जुड़े हुए हैं बूंदी की जनता के साथ में। और एक और सवाल इसी के अंदर मेरा रहेगा, क्योंकि समाज सेवा तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद में ऐसे क्या कार्य होंगे जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो आज उपेक्षा का शिकार हो रहा है उसका कायाकल्प आप कर पाएंगे? फिर
बूंदी की आज की तारीख में जो सीधी सीधी ज़रूरत है, जैसा मैंने बताया, बिल्कुल आधारभूत ज़रूरत है, फर्स्ट चरण और बुनियादी ज़रूरत है। तो विकास जो है वो चरणों में हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि सब तरफ से एक साथ हो जाए। तो आज जो सबसे बेसिक ज़रूरत है, बूंदी की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बूंदी ब्लैक कॉटन सॉइल है और वहाँ पे उसके ब्लैक कॉटन सॉइल के नीचे रॉक है। तो जो वहाँ पे स्थिति बनी हुई है, भौगोलिक स्थिति बनी हुई है, वो ये बनी हुई है कि वहाँ से वाटर डिस्चार्ज इजीली नहीं होता है। ये बूंदी के लिए एक अभिशाप बना हुआ है सड़कों के लिए, लेकिन ये वरदान है चावल की खेती के लिए। तो चावल की खेती वहाँ पे बूंदी में इसलिए हो पाती है क्योंकि ये स्थिति है, वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल और रॉक नीचे है, तो पानी नीचे परफोरेट नहीं होता और इस वजह से राइस की पैडी फील्ड भरी रहती है। लेकिन सड़क जो है वो पानी की निकासी नहीं होने के कारण 6-8 महीने में आप खराब हो जाती है। वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है, जो कभी भी बूंदी के लिए प्लान ही नहीं किया गया है। वहाँ पे जो सड़क को रोकना या सड़क टिकी रहना, ये तभी संभव है जब वहाँ पे प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम आए। वो आज तक नहीं आया है। जैसा मैंने आपको बताया कि पैडी फील्ड्स में किसानों को जो मिलना चाहिए था, किसान ये देखते हैं कि समय पे बारिश हो जाएगी तो पैडी फील्ड्स में, क्योंकि नीचे रॉक है तो पानी परफोरेट नहीं होगा, पानी भरा रहेगा। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि बरसात डिले हो गई और किसानों को एक तरह से ट्यूबवेल से पानी निकालने की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन वहाँ पे स्थिति ये रही कि 3 से 4 घंटे भी बिजली सरकार नहीं दे पाई किसानों को पैडी फील्ड्स के लिए। उसकी वजह से रोष की हद ये पहुँच गई कि हिंडौली में जो राज्य सरकार के एक मंत्री हैं, उनको अपनी खुद की सरकार के खिलाफ बिजली के लिए धरने पे बैठना पड़ा। लेकिन अक्षय जी, जिस तरह से, क्योंकि आप कह भी रहे हैं कि कई सारी समस्याएं हैं, इस पर बैठकर विचार विमर्श आज तक किया नहीं गया और कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की कमी लगता है कि रही होगी। लेकिन आप क्योंकि अब लोगों के बीच में पहुंचते हैं, वो आपकी समस्याएं आपको बताते हैं और एक ब्रिज बनाने की कोशिश वो करते हैं। आपको लगता है कि आज से पहले जो काम नहीं हो पाए वो अब हो पाएंगे? कायाकल्प जब हम बात करते हैं तो वो हो पाएगी, क्योंकि आप सारी समस्याओं को समझते हैं और सब जानते हैं तह से कहाँ शुरू किया जाना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये आगे हो पाएगा, क्योंकि अभी तक एक प्रतिनिधित्व के अलावा किसी ने रोड मैप भी बूंदी के लिए प्लान नहीं किया। आज बूंदी में यूआईटी की आवश्यकता है। बूंदी में यूआईटी बनाने की जगह कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये विचार किया कि बूंदी के गाँव को कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ले लिया जाए और उसके लिए रेजोल्यूशन भी पास कर लिया और 63 गाँवों को कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्वायर करने का विचार बना लिया, जिसके लिए बूंदी के गांव वालों में इतना रोष था कि अगर आप बूंदी से बूंदी के गांव ज़मीन तक छीन लेंगे और वो कोटा का पार्ट बन जाएंगे, जिसके ऊपर कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी सोसाइटीज़ काटेगी और रेवेन्यू जनरेट करेगी और कोटा के ही विकास की सोचेगी, तो फिर बूंदी के पास रहेगा क्या? आज एक लैंड बैंक है, वो भी अगर आप छीन लेना चाहते हैं तो फिर क्या बचता है? तो यूआईटी की वहाँ पे आवश्यकता है। ये ऐसी पूरा एक रोड मैप है जो आपने तैयार करके रखा है और उस पर आप काम करेंगे भी। लेकिन बूंदी का जब जिक्र होता है, हम सोचते हैं कि पर्यटन को नए पंख कब लगेंगे, क्योंकि कोटा के हम देखते हैं स्थिति, वहां पर रिवर फ्रंट बन रहा जब था, जिस समय में वो एक परिकल्पना थी लेकिन आज साकार हो चुकी है। कोटा में बहुत सारे कार्य और भी हुए हैं, लेकिन बूंदी आज भी पर्यटन के हिसाब से पिछड़ा हुआ है। ऐसा कुछ खास वहां पर है नहीं, बावजूद इसके कि बहुत समृद्ध रहा है हेरिटेज की दृष्टि से, लेकिन क्यों पिछड़ा हुआ है, क्या लगता है? मैं आपकी एक बात को सही करना चाहूँगा। आप जो कह रहे हैं कि बूंदी में कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बूंदी के जो फोर्ट्स और पैलेसेस हैं, कर्नल जेम्स टोड ने अपने एनल्स में लिखा था कि दीज फोर्ट्स एंड पैलेसेस आर मेड बाय एंजल्स फ्रॉम हेवन एंड नॉट बाय ह्यूमंस। उनकी खूबसूरती उस तरह की थी। बूंदी में अपने आप में एक छोटी हवाई पट्टी हुआ करती थी, जिसपे अंग्रेज़ काल में ब्रिटिशर्स के जो किंग्स हुआ करते थे, दे यूज्ड टू कम लैंड एंड स्टे इन बूंदी एंड बी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट विजिटर्स। लेकिन वहाँ से डिटोरिएट होता चला गया, वहाँ से विकास नहीं हुआ, वहाँ से डिटोरिएशन हुआ। आज बूंदी के अंदर जो बूंदी का परकोटा है, वो बूंदीगढ़ के बिल्कुल लगता हुआ है और उस परकोटे के अंदर स्थिति ये है कि 15 से 20 फुट की जो सड़क है, जो पुरानी सड़क है, रियासतकालीन सड़क है, उसके बगल में जो नालियां हैं, उसकी सफाइयां भी वहाँ पे नगर निकाय नहीं करा पाती और दोनों उस 15 से 20 फुट की सड़क के दोनों तरफ जो
मल है, कीचड़ है, नाली से निकलता हुआ सॉलिड वेस्ट है, वो वहाँ पे डंप करके इकट्ठा होता है। ऐसी स्थिति में आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि कौन सा फॉरेनर या कौन सा टूरिस्ट वहाँ पे आकर के उसके बीच में वहाँ पे घूमना चाहेगा या उसके बीच में वो अपने टूरिज़्म को फील गुड करेगा? वो नहीं करेगा। जब बरसात का सीज़न आता है तो जो सदर बाज़ार है वो पूरा का पूरा एक तरह से एक नाला बन जाता है, पूरा बाज़ार नाला बन जाता है, जिसमें दुकानों में भी पानी बहता है। इसका कोई आज की तारीख में ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ना वहाँ पे कोई प्रॉपर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जिससे कि पानी का निकास हो सके, बरसाती पानी वहाँ पे भरे नहीं। तो टूरिज़्म के लिए जो आधारभूत सुविधा है, सबसे पहले कि उसकी कनेक्टिविटी केंद्र सरकार की तरफ से होने के बाद अब ये बात भी आ गई है कि रेलवे स्टेशंस पे ट्रेनें रुक रही हैं। कनेक्टिविटी कोटा से भी है, हालांकि कोटा एयरपोर्ट लोगों ने सुना ही है कि आ रहा है, पर आया तो नहीं अभी तक। लेकिन कनेक्टिविटी जयपुर से भी ठीक हो गई है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद एक उसको अच्छी जगह रहने की मिल सके, अच्छी तरह से वो फोर्ट को, वहाँ के पैलेस को वो सब देख सके, वहाँ के म्यूज़ियम विज़िट कर सके। और ये सब मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर के अंदर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर जाना है, बहुत बहुत भीड़ वाला इलाका है। सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर में है, जिसका विकास बहुत बेसिक रूप से किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ना कोई रोड मैप है, ना कोई विजन है, और स्टेट गवर्नमेंट सिवाय पॉलिटिक्स के अलावा कुछ देखती नहीं, बूंदी को एज ए पॉलिटिकल टूल देखा जाता है, इस वजह से उस जगह का आज तक विकास नहीं हो पाया है। टूरिज्म इसीलिए वहाँ पे पिछड़ा हुआ है। तो ये तो हुई बूंदी की बातें और बूंदी की समस्याएं, लेकिन किस तरह से समस्याओं से पार पाएंगे बूंदीवासी, वो भी अक्षय हाडा जी के विजन में शामिल है। लगातार चर्चा जारी रहेगी शख्सियत में। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ रुक रहे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शख्सियत आप देख रहे हैं और हमारे साथ शख्सियत में आज मौजूद हैं बूंदी जिले से भाजपा नेता अक्षय हाडा जी। अक्षय जी, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी समस्याओं की और आपके विजन के बारे में भी हमने दर्शकों को बताया, आपने बताया बखूबी। लेकिन बूंदी का जब जब जिक्र होता है, चावल का अपने आप मन में ख्याल आता है, बूंदी के चावल, लेकिन मेरे ख्याल में जितना उससे तवज्जो दी जानी चाहिए थी उद्योग के तौर पर, उतनी मिल नहीं पाई है। आप जब इसके लिए लगातार कार्य करेंगे तो फिर किस तरह से इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों तक किस तरह से विजन पहुंचेगा और इसका लाभ बूंदी वासियों को कैसे मिलेगा? बूंदी का चावल जो है सेला 1121 वहाँ की एक बासमती लॉन्ग ग्रेन वैरायटी है जो एक्सपोर्ट होती है, और जिससे लगभग राज्य सरकार को 3 से 4 हज़ार करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। जनरली शुरू से राजस्थान को एक डिज़र्ट स्टेट के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें राजस्थान का नक्शा होता है, मरुस्थल होता है और साथ में कुछ महिलाएं घड़ा लेके चलती हुई नज़र आती हैं। पर बूंदी की कहानी बिल्कुल विपरीत है। बूंदी की कहानी में पानी डिस्चार्ज नहीं हो रहा, ये समस्या है। और राजस्थान ने सरकारी तौर पे कभी भी बूंदी को एक एग्रो बास्केट के रूप में प्रेजेंट नहीं किया है, नेशनली और इंटरनेशनली। मैं आज राजस्थान में ही बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको जब ये पता चलता है कि राजस्थान में बासमती चावल पैदा होता है और उस स्तर पे पैदा होता है कि 3 से 4 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, तो लोग खुद ही स्तब्ध रह जाते हैं। वो कहते हैं हम तो सोचते थे कि सिर्फ पंजाब से आता है। तो मैं आपको आई मस्ट टेल यू हियर कि राजस्थान प्रोड्यूसेस वन ऑफ द मोस्ट organic form of rice in the country. Rajasthan produces one of the finest quality of export quality of basmati rice for the country and for international markets. इसके लिए पहले वहाँ पे राइस मिल्स बहुत सारी हुआ करती थी, छोटी बड़ी, लेकिन धीरे धीरे राइस मिल्स वहाँ पे बंद होनी चालू हो गई। बंद होने का कारण था लेस प्रोडक्टिविटी बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ये फोकस नहीं आया कि वहाँ पे उतनी पर्याप्त बिजली दी जाए या उतने पर्याप्त समय पे यूरिया पहुँचाया जाए, समय पे खाद पहुँचाई जाए, उत्तीर्ण श्रेणी के बीज उपलब्ध कराए जाएं। पैडी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पैडी को राइट टाइम पे सपोर्ट मिलता है तो पैडी बहुत अच्छी होती है, और अगर उसको राइट टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलता है तो पैडी की फसल खराब हो जाती है। नुकसान भी पैडी में बहुत ज़्यादा होता है। राइस मिल्स वहाँ पे जो बनी हुई हैं
उनको भी किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, उनको भी गवर्नमेंट एज अ इंडस्ट्री देखती है। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए राजस्थान गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की जो है सुविधाएं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं अनाउंस करती हैं, पर वो योजनाएं कितनी धरातल पे उतरती हैं, कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स को, फैक्ट्रीज को उनसे सरकार से लाभान्वित होने का एक वो मौका मिलता है, ये देखने की बात है। बूंदी के राइस मिल्स ओनर्स आज भी ये कहते हैं कि हमारे पास अब और चलाने के लिए तो अगर आप सुविधाएं जिम्मेदारी नहीं के हैं। साथ आते हैं अब उसके बाद में क्या इसमें परिवर्तन है जो आप लेकर आएंगे? इसमें सीधा सीधा राज्य सरकार का हमको सपोर्ट मिलेगा, और राज्य सरकार आज की तारीख में सब जानते हैं कि भाजपा सरकार आ रही है, जो भी चुनावी माहौल चल रहा है उसमें सबको क्लियर है, ना केवल बहुमत से आ रही है बल्कि एक बड़े मार्जिन अच्छा, के चलिए साथ आ आपने रही है। सरकार के आने का जिक्र किया तो मैं पूछती हूँ आपसे, एक राजनीतिक समीकरण का सवाल है। बूंदी जिले की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे धार्मिक दृष्टि से कैटेगरीज बन चुकी है, वहां पर समीकरण इस तरह से बन चुके हैं जो प्रभावित चुनावों को भी करते हैं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी हम मानते हैं सवर्णों के कंधे पर वहां पर सरकार बनाने को लेकर है, लेकिन उस लिहाज से वो संवेदनशील जो श्रेणी है उसमें आ जाता है। क्या कहेंगे उसकी स्थिति के लिए? बूंदी शुरू से संवेदनशील श्रेणी में नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में वहाँ पे बहुत जो बाहर से लोग माइग्रेट हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे एनक्रोचमेंट से लेकर के कई गतिविधियाँ हुई। बहुत रिसेंटली जो नदीम वाला एपिसोड था, नदीम जो वहाँ के एक मौलाना, सो कॉल्ड मौलवी, एक धर्मगुरु अपने आप को बताते हुए, उन्होंने कलेक्ट्रेट पे खड़े होकर के बहुत ही उत्तेजना भरा भाषण दिया। सो कॉल्ड भाषण के बाद उदयपुर वाला एपिसोड होता है। जब ये ट्वीट हुआ उसके बाद बूंदी का प्रशासन सक्रिय हुआ, इसलिए बूंदी कम्युनल हो जाता है अपने आप। किसी दो भाई शुरुआत से नहीं था, लेकिन शुरुआत से नहीं था, लेकिन अब हो गया है। आज की तारीख में समस्या ये है कि वहाँ पे एनक्रोचमेंट की स्थिति ये है कि वहाँ पे उस तरह के गांव बन गए हैं जो जलदाय क्षेत्र हैं, जहाँ पे ठहराव होता है पानी का, तालाब होता है, उन तालाबों के ऊपर कॉलोनियां बसा दी गई हैं। उन कॉलोनियों के बसावट से बूंदी कोटा जयपुर जो हाईवे है वो बाधित होता है। ये सारी बेसिक समस्याएं हैं, ये लेकिन वहाँ ये अब की समय के साथ बढ़ रही हैं, आप कह रहे हैं। ना केवल बढ़ रही हैं बल्कि वहाँ पे इन समस्याओं से आम जन को जितनी हानि हो रही है वो उसकी कल्पना जयपुर में बैठे हुए लोग शायद नहीं कर पाते। ये ज्वलंत विषय है आप जो कह रहे हैं, लेकिन अक्षय जी जब आपसे बात कर रहे हैं तो बात करते करते प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस डिसिप्लिन के हिसाब से और जितनी बुलंद आवाज में आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संघ की एक झलक आप में नजर आ रही है। संघ की आपके व्यक्तित्व निर्माण में हम योगदान की हम बात कर लें, या फिर बूंदी जिले से, क्योंकि हम यहाँ पर आज सरोकार बिठाकर बैठे हैं, तो बूंदी जिले के हिसाब से बात करें, मजबूती संघ की आपके खुद के व्यक्तित्व में पृष्ठभूमि के हिसाब से क्या रही संघ की विचारधारा? संघ की विचारधारा मेरे ख्याल से आज पूरे यूथ को आकर्षित करती है। ये सिर्फ एक विचारधारा है, ये एक जीवन शैली है, और इस जीवन शैली का जिस तरह से यूथ इसकी इम्पोर्टेंस को समझ करके, डिसिप्लिन रह करके अपने टारगेट्स, अपने लाइफ को बैलेंस और अचीव कर पा रहा है, ये पहले कभी नहीं था। आपने बीच में वो दौर देखा जब शायद संघ को एक पुरानी विचारधारा का मान लिया जाता था, लेकिन आज वापस योग, वेद, पुराण, उनसे चीज़ों को निकाल करके मनुष्य की जीवन शैली के साथ जोड़ा जा रहा है। और आज भी लोग ये कह रहे हैं कि जो वेद पुराण उस काल में लिखे गए थे वो आज भी लोगों के जीवन को संभाल सकते हैं। हिंदू जाति में, हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो जाति विभाजन का विष घोला गया है उससे संघ बहुत परे है। आज भी संघ सनातनों को, सनातनियों को एक रूप में देखता है, ना कि ऐसे नहीं देखता कि ये मेरा वोट बैंक है, ये उसका वोट बैंक है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। और ये जो जाति विभाजन है यही आज की तारीख में सबसे बड़ा एक विष है, जिसकी वजह से समाज में या क्षेत्रों में विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन संघ लगातार इसके लिए काम कर रहा है, और ना केवल काम कर रहा है बल्कि अब बहुत सक्सेस हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन अब जब हम बात करते हैं अक्षय जी, किसी भी
किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, उसकी सबसे बेसिक ज़रूरत तो रोज़गार होती है। बूंदी क्षेत्र में रोज़गारोन्मुख बने युवा और रोज़गार उनके पास में हो, उपलब्ध हो, पढ़ाई के बाद में भी ऐसा नहीं हो कि हाथ में डिग्री लेकर दर दर वो भटकते रहें। लेकिन अगर विधायक आप बनते हैं तो आपके पास में कोई एजेंडा होगा उनको रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए। बिल्कुल होगा। और मेरे पास क्या, मेरे ख्याल से भाजपा और सभी जो खंड हैं वो ये देखते हैं और ये चाहते हैं कि जिस तरह से सरकारी नौकरियां, गैर सरकारी नौकरियां, इस बार गैर सरकारी नौकरियां तो इसलिए बंद हो गई क्योंकि राज्य में विकास की कोई गति नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे थे, और जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकते थे वो भी राज्य सरकार के अपने निजी कारणों से धरातल पे नहीं उतरे। लेकिन कभी भी मुझे नहीं लगता कि भाजपा की सरकार में इस तरह का कोई काम होगा। ठीक है अक्षय जी, समय की बाध्यता है तो 3 छोटे छोटे मेरे सवाल रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है और युवाओं का जो विजन है वो देश को आगे बढ़ाएगा। आपकी क्या सोच है इस बारे में? युवा देश का भविष्य है, युवा आगे बढ़ाएगा, युवा ही सरकार बनाएगा, युवा ही सरकार बनाएगा। पिछले 5 वर्षों में जो नए युवा पीढ़ी जो वोटर लिस्ट में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, वो लोग आज की तारीख में मोदी जी को एक आइडल के रूप में, एक इंटरनेशनल आइडल के रूप में देखते हैं। वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते, आइकन हो चुके हैं। वो इंटरनेशनल उस लेवल के आइकन हो चुके हैं जो भारत में मुझे नहीं लगता कि किसी और ने पहले अचीव किया, या मुझे ये भी नहीं लगता कि भारत को उस स्तर पे किसी ने पहुंचाया। जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया है, जो उन्होंने स्टैंडर्ड रेस कर दिया है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। ठीक है, अगर जिम्मेदारी आपको मिलती है विधायक के तौर पर तो फिर शासन प्रशासन में कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आप करना चाहेंगे? ये तो जनता डिसाइड करेगी शासन प्रशासन में क्या बदलाव होंगे, पर डेफिनेटली परफॉर्मिंग लोग हर किसी को चाहिए होते हैं। परफॉर्मिंग लोगों की रिक्वायरमेंट प्रशासन और शासन दोनों में चाहिए रहती है। अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक मुद्दे को लेकर और बहुत सी चीजें हैं सरकार के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि महिला अत्याचार जिस तरह से बढ़ा है, आपका क्या कहना है इसमें? महिला जो अत्याचार बढ़ रहा है फिलहाल, और बूंदी जिले में भी कई केसेस सामने आए हैं, क्या उस पर किया जाना चाहिए? ये तो सिरे से रोकने वाली, और लोगों को जो ये काम कर रहे हैं उनको तुरंत सजा मिले, सिर्फ उसी से ही रुकेगा। इससे नहीं रुकेगा कि हम कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें। आज की तारीख में होता यह है कि एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही हैं। एफआईआर दर्ज कब हो रही हैं? जब या तो मीडिया केस सामने ला रहा है, या परिजन आपस में मिलकर सड़क रोक रहे हैं, थानों का घेराव कर रहे हैं, तब जाके एफआईआर दर्ज हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारा ये सोचना कि महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ अत्याचार रुकेंगे, ये नहीं है। सरकार की किसी तरह से ये प्राथमिकता लगती ही नहीं है। कठोर नियम बनाने की बात चलती है, कठोर नियम को इम्प्लीमेंट करना वो एक अलग सिस्टम है। आज कोर्ट्स अलग अलग बन गए हैं, पॉस्को कोर्ट बन गया है, वुमेन्स के लिए भी कोर्ट्स की बात चल रही है, लेकिन किसी भी लेवल पे उनको क्रियान्विति में लाना ये एक समस्या बना। ये सबसे बड़ी कोशिश आपकी भी रहेगी। बिल्कुल। ठीक है अक्षय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि बूंदी जिले की समस्याओं से आपने जनता को तो रूबरू करवाया, लेकिन साथ ही अपना विजन भी बताया। उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, और हम सभी ये देखना चाहते हैं कि जिम्मेदारी कितनी बखूबी आप निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और शख्सियत में एक खास भूमिका आज आपने निभाई उसके लिए। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कि बूंदी जिले की समस्याएं बता रहे थे, अपना विजन बता रहे थे, और आज शख्सियत में अपनी बातें उन्होंने बखूबी रखी भी हमारे साथ। अगली बार फिर से होगी किसी और शख्सियत से मुलाकात। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।